अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। इलेक्शन के बरवक्त इनेकाद पर गहरे स्याह बादल मंडलाने लगे हैं। इलेक्शन में ताखीर की बाज़गश्त तो पहले से ही मार्केट में ज़ेरे गर्दिश थी, लेकिन वज़ीर आज़म की नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात में जाने के हवाले से जो बयान गुज़िश्ता रोज़ सामने आया तो इसने इन खबरों पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी। नई मरदमशुमारी के तहत ही इलेक्शन में हमें जाना है, तो उसके लिए जो ही ये उनके जो नताइज हैं वो मुकम्मल होते हैं तो हम CCI में इसको लेके जाएंगे। अनलेस कोई ना अबूर करने वाली ऑब्स्टिकल है, अब इलेक्शन कमीशन की गेंद उनकी कोर्ट में होगी। अचानक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से सामने आने वाले ऐसे बयान ने न सिर्फ इत्तेहादियों को हैरान और परेशान कर दिया है बल्कि मुल्क में एक नई बहस को भी छेड़ दिया है। वज़ीर आज़म के इस बयान से बहुत से सवालात खड़े हो गए हैं कि क्या ये जानबूझकर ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है कि इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर ना हो। नई मरदमशुमारी के बाद होने वाली नई हल्का बंदियों के लिए आईनी तरमीम कैसे मुमकिन हो सकेगी? क्या नई मरदमशुमारी के नतीजे में एक नया आईनी बहरान तो जन्म नहीं लेने जा रहा? क्या हुकूमत ने नई मरदमशुमारी का डेटा रिलीज कर दिया है? क्या सूबे नई मरदमशुमारी को मिनुअन कबूल कर लेंगे? क्या हुकूमत नई मरदमशुमारी पर इंतखाबात के इनेकाद के लिए इत्तेहादियों को रजामंद कर लेगी? क्या और जो सूबा सिंध है उसके वजीर आला सैयद मुराद अली शाह साहब की जानिब से नई मरदमशुमारी को लेकर जिन खदशात का इजहार किया गया था वफाकी की जानिब से उनको दूर क्या कर दिया गया है? क्योंकि वजीर आला सिंध का अपने तहफ़्फ़ुज़ात का जवाब मिलने तक नई मरदमशुमारी के हक में वोट ना डालने का बयान सामने आया। मेरी इसके बारे में बड़ी डिटेल में ऑब्जेक्शंस हैं फेडरेशन के साथ और मैंने उनको बताई हैं। अगर CCI में ये आएगा तो ऑब्जेक्शंस मैं रेज करूंगा। जो सेंसस हुआ है उसको अप्रूव करने में या उसके फेवर में वोट देने के पोजीशन में बिल्कुल नहीं हूं अगर हमारे खदशात एड्रेस नहीं किए। इलेक्शंस अपने टाइम पे होने चाहिए और सेंसस या किसी भी वजह से इलेक्शंस को डिले नहीं होना चाहिए। नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात में जाने के बयान पर जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा और PDM के तर्जुमान जनाब हाफिज हमदुल्ला साहब का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। उनका कहना है कि जमीयत उलमा इस्लाम किसी सूरत भी इंतखाबात में इल्तवा नहीं चाहती है। इलेक्शन या तो 60 दिन में हो या तो 90 दिन में हो, आप CCI की मीटिंग या इजलास कॉल करेंगे, मरदमशुमारी की मंजूरी देंगे, उसको नोटिफाई करेंगे। 4-5 महीने और दरकार होंगे क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि इलेक्शन का इल्तिवा हो। और अगर इलेक्शन का इल्तिवा हो और इल्तिवा का खतरा हो तो ये पुरानी मरदमशुमारी पे इलेक्शन होनी चाहिए। बाकायदा PDM की और इत्तेहादी जमातों की फोरम पे जहाँ तक मेरी मालूमात है ये बात नहीं हुई है। तो 8 दिन में हम ये मारका कैसे सर करेंगे? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयान के बरखिलाफ वफाकी वुज़रा नई मरदमशुमारी पर किसी किस्म के फैसले किए जाने को मुतनाज़ा करार देते रहे। अगर हमने मुकर्ररा मुद्दत में इलेक्शन कराने हैं तो फिर 2017 की हल्का बंदी पर ही इलेक्शन कराने होंगे। ये मरदमशुमारी का जो मामला है इसके ऊपर जो है वो फौरी तौर पे कोई फैसला जो है वो मुल्क में जो है वो एक मुतनाज़ सूरत हाल पैदा कर सकता है। इसको ऐसे अंदाज में मुकम्मल करना कि सबको उसके ऊपर एतमाद भी हो, इत्तेफाक भी हो, वो बड़ा जरूरी है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें तो टाइम लगेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह साहब का नई मरदमशुमारी पर हुकूमत का मौक़िफ़ बयान करते हुए कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने फैसला किया है कि नई मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन ही जारी नहीं किया जाएगा। हुकूमत ने ये फैसला किया है कि वो इसे नोटिफाई नहीं करेगी और जब असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करके डिवॉल्व होंगी तो उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन पाबंद होगा कि वो पुराने सेंसस की बुनियाद पर जो हल्का बंदी अभी रिसेंटली हुई है थोड़े दिन कुछ 6 माह पहले, तो उसके मुताबिक जो है इलेक्शन कराए। वज़ीर आज़म के बयान के बाद जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है वो नई मरदमशुमारी के लिए आइन में होने वाली तरमीम से मुताल्लिक है, क्योंकि आइन के आर्टिकल 51 में तरमीम किए बगैर नई हल्का बंदियां मुमकिन नहीं। जो वफाकी वुज़रा नई मरदमशुमारी पर इंतखाबात को मुमकिन नहीं करार दे रहे थे, वही वफाकी वुज़रा TV प्रोग्राम्स में बैठकर बिना आइनी तरमीम के नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात करवाने की तावीलें भी पेश करते रहे। आईनी तरमीम यकीनन वो एक हर्डल होगी। अगर आईनी तरमीम आप ना कर सकें तो फिर उसका कोई मुतबादल कानून साजी तो नहीं हो सकती कि आप कोई ऑर्डिनेंस जारी कर दें। तो उस सूरत में फिर यही हो सकता है कि आप इंटर प्रोविंस जो है
हल्का जो है तब्दील ना करें, और जो इंट्रा प्रोविंस सूबों के अंदर की हल्का बंदी है जो सूबाई असम्बली के लिए, तो उसका इतलाक हो सकता है, तो उसकी हद तक आप नई मरदमशुमारी की बुनियाद पे करें। ये सेंसस जो है, इस सेंसस को किसी मॉडर्न तकनीक के ज़रिए से ऐसे अंदाज में होना और करना होगा जिसके ऊपर सबका कंसेंसस। वोटर लिस्ट जो है उसके अपडेट होने में, अपडेट करने में पॉपुलेशन का तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। रही बात पॉपुलेशन की बुनियाद के ऊपर तो सिर्फ सीटों का फर्क पड़ेगा ना। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जरूरी है या नहीं है? इस वक्त ये असम्बली जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकती है? नहीं कर सकती। डिलिमिटेशन होगी तो सीटें तो नहीं बढ़ सकेंगी। उस डिलिमिटेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है कौन करेगा बताएं? हुकूमत के पास आईनी तरमीम करने के लिए मुतल्लिका तादाद मैसर नहीं, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत अपनी सादा अक्सरियत का फायदा उठाते हुए बरक रफ्तारी से कानून साजी कर रही है। गुज़िश्ता चंद दिनों में हुकूमत की जानिब से दर्जन भर बिल सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर करवाए गए हैं। हुकूमत की जानिब से की जाने वाली इस तूफानी कानून साजी में एक बिल ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट तरमीमी बिल 2023 है। बिल के मुताबिक अगर कोई शख्स जानबूझकर अमनो आमा का मसला पैदा करता है, रियासत के खिलाफ काम करता है, ममनुआ जगह पर हमला करता है या नुकसान पहुंचाता है जिसका मकसद बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर दुश्मन को फायदा पहुंचाना हो, तो वो जुर्म का मुर्तकब होगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल के तहत इलेक्ट्रॉनिक या जदीद आलात के साथ या उनके बगैर मुल्क के अंदर या बाहर से दस्तावेजात या मालूमात तक गैर मजाज रसाई हासिल करने वाला मुजरिम तस्वर होगा। इस बिल में जो सबसे तशवीशनाक बात है वो ये है कि इंटेलिजेंस एजेंसी या किसी भी शख्स की या जगह की बिना वारंट के तलाशी ले सकेंगी या ऐसा करने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर सकेगी। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद हुकूमत की जानिब से आज ये बिल सेनेट में मंजूरी के लिए पेश किया गया। वजीर कानून जनाब आजम नजीर तारड़ साहब ने यह बिल पेश किया, जहां अपोजिशन के सख्त एहतजाज के बाद चेयरमैन सेनेट ने को कमेटी को भेज दिया। हुकूमत की जानिब से जिस किस्म की कानून साजी हालिया दिनों में सामने आ रही है, ऐसी कानून साजी शायद हमारी मुकन्नना की तारीख में पहले कभी नहीं देखने को मिली। जिस बरक रफ्तारी से हुकूमत कानून साजी कर रही है, इस पर ऑपोजिशन तो सरापा एहतजाज है ही, लेकिन ऑपोजिशन के साथ साथ हुकूमत के इत्तेहादी जमात के अराकीन भी शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भेजा था टू द सेनेट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसे लग रहा है सेनेट में नहीं भेजा गया, लेकिन मुझे किसी राजवाड़े में भेज दिया गया, जहां पे मेरी आंखों पे पट्टी हो, मेरे हाथ बंधे में हो। वो कहें कि दिन है तो मैं कहूं दिन है, वो कहें रात है तो मैं कहूं रात है। मेरी राइट एज एन इंडिविजुअल मेंबर टू मूव एन अमेंडमेंट अगेंस्ट अ लॉ is being taken away from me for the last 10 days. And I think I am now wasting my time over here and I will tear up your bills. और नाज़रीन, नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात में हम जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का गुज़िश्ता रोज़ टीवी इंटरव्यू में दिया गया बयान, इस पर बात करेंगे कि नई मरदमशुमारी और पुराने मरदमशुमारी के तहत अगर जाया जाए तो उसमें फ़र्क क्या होना है, क्या डिफरेंस होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे जो सवाल उठ रहा है वो किस तरह से मुमकिन हो सकेगा, और इस बयान को हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट से कि किस तरह से देखा जा रहा है। हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं अहमद बिलाल महबूब साहब, आप पिलडैट के सरबराह हैं। अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अहमद साहब, ये जो गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का बयान सामने आया है कि नई मरदमशुमारी के तहत ही इंतखाबात में जाएंगे, आपको याद होगा 2 हफ्ते से मुसलसल हुकूमती वज़रा डिफरेंट टीवी प्रोग्राम्स में कह चुके हैं इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी रिक्वायर्ड होगी। जो डीलिमिटेशन का प्रोसेस होगा उसमें 4 से 6 माह लग जाएंगे। पुरानी मरदमशुमारी के तहत जो है वो जाना होगा। आपके ख्याल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब क्या ये बात नहीं समझते होंगे जब उन्होंने ये बयान दिया? बहुत शुक्रिया। देखिए, वज़ीर आज़म साहब की जो बयान है उसके 2 हिस्से हो सकते हैं। एक हिस्सा तो कौमी असम्बली की सीटों की तकसीम का है, वो तो गालिबन नई सेंसस के मुताबिक इसलिए नहीं हो सकता कि उसके लिए आपको एक आईनी तरमीम चाहिए होगी। यानी अगर आपको सूबों के अंदर तकसीम करनी है कौमी असम्बली की नशिस्तें, तो वो तो एक आईनी तरमीम के ज़रिए से हो सकती है, क्योंकि हमारे आर्टिकल 51 कैनली आर्टिकल है 3,
उसके अंदर टेबल में वो ऐसे ही दिया हुआ है कि हर सूबे की नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की 266 सीटों को तकसीम किया हुआ है। तो उसको अगर आप तब्दील करेंगे तो उस आर्टिकल 51(3) के अंदर तरमीम करनी पड़ेगी। लेकिन एक दूसरा पार्ट भी है, हो सकता है, मुझे नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर के जहन में क्या था जब उन्होंने कहा था, लेकिन एक दूसरी चीज़ है जो शायद मुमकिन है, वो ये है कि सूबों की जो नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की या इवन सूबाई असम्बली की, उनको कांस्टेंट रखते हुए जो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एलोकेशन है नशिस्तों की, मसलन लाहौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सीटें अगर आबादी कम हो गई है तो सीटें कम हो जाएं, और गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट में अगर आबादी ज़्यादा हो गई है तो वहाँ सीटें बढ़ जाएं। ये काम हो सकता है। इसके लिए किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत मेरे ख्याल में नहीं है। तो अगर तो वज़ीर आज़म साहब की मुराद ये है, दूसरी बात तो ये तो मुमकिन है, लेकिन जिसका सूबों के अंदर ज़्यादा दिलचस्पी होती है वो तो पहली बात है, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर नहीं हो सकती। और मेरे ख्याल में उनको इल्म होना चाहिए। मैं हैरान हूँ कि उनको अगर इल्म नहीं होगा, उनको किसी ने नहीं बताया, तो मेरे लिए हैरानी की बात होगी। अहमद साहब, एक और चीज़ भी जो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने 2 हफ्ते कबल एक इंटरव्यू में कही, उन्होंने कहा कि इस सेंसस को किसी मॉडर्न टेक्निक्स के ज़रिए ऐसे अंदाज में करना होगा जिस पर सबका कंसेंसस हो जाए। आपके ख्याल में ये किस तरह से, अभी आप जो कह रहे हैं जिस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर चेंजेस होंगे, क्या आपके ख्याल में वो यही मतलब रखते होंगे? नहीं, वो तो देखिए, एक एतराज़ तो सेंसस के ऊपर है कि हमारी आबादी ठीक नहीं गिनी गई। मसलन कराची में MKM का बड़ा एतराज़ है, और मेरे ख्याल में उनके एतराज़ में वज़न भी है कि उनकी आबादी पूरी नहीं गिनी गई, कम गिनी गई है। सूबा सिंध को पूरे सूबे के हिसाब से भी एतराज़ है कि उनकी आबादी भी सही नहीं गिनी गई। तो इस तरह के एतराज़ात को दूर करने के लिए वो हाई टेक्नोलॉजी के ज़रिए गलतियाँ हैं वो डिटेक्ट हो जाए, उनको करेक्ट कर लिया जाए, ये मुराद हो सकती है। लेकिन ये जो एलोकेशन है डिस्ट्रिक्ट्स के दरमियान या सूबों के दरमियान, ये तो एक मैकेनिकल सा प्रोसेस है, स्टेटिस्टिकल प्रोसेस है कि आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे कि इतने % आबादी कम हो गई है आपकी, तो उसी हिसाब से आपकी सीटें कम हो जाएंगी। मसलन कराची की जो इन्होंने अदाद शुमार कुछ ऐसे रिलीज कर दिए थे, उसको अगर देखा जाए तो कराची की आबादी सिंध के अंदर उनकी परसेंटेज आबादी की कम हो गई है, 1% के करीब कम हो गई है। तो अगर वो दुरुस्त है तो इसका मतलब है कि कराची की जो सीटें हैं नेशनल असम्बली की इस वक्त 21 हैं, गालिबन वो फिर 20 हो जाएंगी। ये मैं उस बुनियाद पे कह रहा हूँ कि जब वो रिलीज की गई थी उसके बाद हो सकता है आबादी चेंज हो गई हो, और हो सकता है कि कमी ना हो रही हो। फिर मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ये अब अल्टीमेटली जब आबादी के अदाद शुमार सामने आएंगे तो उसी से पता चलेगा। राइट। अहमद साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने एक और बात की, उन्होंने कहा वोटर लिस्ट इलेक्शन जो है वो वोटर लिस्ट पर होने हैं, पॉपुलेशन पर नहीं, और इससे वोटर लिस्ट चूंकि अपडेटेड है, इससे कोई पॉपुलेशन का ताल्लुक नहीं है, ऐसा ही है? बिल्कुल, ये मैं हैरान होता हूँ कि इस पे भी गलत फहमी है, और मुझे तीसरी चौथी दफ़ा ये एक टॉक शो में सवाल पूछा जा रहा है। इसका मतलब है कि बहुत बड़ी वसी पैमाने पे गलत फहमी है। देखिए, बिल्कुल वोटर्स का कोई ताल्लुक मरदमशुमारी से नहीं है। जो वोटर्स हैं वो उनकी अलग से इलेक्शन कमीशन उसकी लिस्ट बनाता है, और वो 20 जुलाई तक जो लोग दर्ज अपना नाम करवा चुके हैं और 18 साल के हो चुके हैं, वो सारे वोट देने के एलिजिबल हैं, वोट देंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस मौके पे सिर्फ एक चीज़ में फ़र्क पड़ेगा कि किस सूबे की कौमी असम्बली में कितनी नशिस्तें होंगी, बस इतना फ़र्क पड़ेगा, इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। राइट। अहमद साहब, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के सामने जो है ये मामला टेबल होगा। वज़ीर आज़म की ये स्वाबदीद चुके हैं। एक जो अहम रुकन है इसके, जो रिप्रेजेंटेशन है सूबे सिंध की और पीपल्स पार्टी की जानिब से, वो वज़ीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब कर रहे हैं। उन्होंने ऑलरेडी वज़ीर आज़म को ख़त लिख के अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उससे, इस मरदमशुमारी से मुताल्लिक उससे आगाह किया था, और अब भी पीपल्स पार्टी का परहैप्स यही स्टांस नज़र आता है कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए, वरना वो इसमें शामिल नहीं होंगे या उस पर उनकी वोटिंग नहीं होगी। मुराद अली शाह, सवाल ये है कि मुराद अली शाह साहब का वोट ना होना या उसके फेवर में ना होना कितना अहमियत रखता है?
उसकी अहमियत तो बहुत है, क्योंकि अमूमन जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के फैसले हैं वो कंसेंसस के साथ होते हैं, इत्तफाक राय के साथ, और बहुत ही रेयर होता है कि कहीं ये वोटिंग के ज़रिए हों, लेकिन रिसेंटली एक आध इंस्टांस में ऐसा हुआ है। लास्ट टाइम भी सिंध की हुकूमत ने इस पे एतराज़ किया था और इसके बावजूद वो पास हो गया था काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से अक्सरियत राय की बुनियाद पे। तो अब भी ऐसे हो सकता है, लेकिन ये एक गलत मैं समझता हूँ कि रिवायत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन बहरहाल आपको फैसले तो करने होते हैं, तो आप फैसलों को आप इंडेफिनेटली मौखर भी नहीं कर सकते। तो इसलिए ये अहमियत तो इसकी बहुत है, लेकिन कानूनी तौर पे ये अक्सरियत राय से फैसला हो सकता है। अक्सरियत राय से फैसला हो सकता है अहमद साहब, और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट आइदर इसे अप्रूव कर सकती है या अमेंडमेंट्स के लिए भी भेज सकती है। जी हाँ, अमेंडमेंट के लिए भी भेज सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था। उन्होंने इसके ऊपर एतराज़ात उठाए थे, कुछ चीज़ें तरमीम हो गई थी, लेकिन फिर आखिर में वो तरमीम जो थी इस हद तक ना हो सकी कि सब मुतमईन होते। तो उन्होंने कहा कि फिर हम प्रोविजनल को एज ए वन टाइम अप्रूव दे देते हैं कि इसकी बुनियाद पे इलेक्शन हो जाए, लेकिन उसको हम जब तक उसका फाइनल नहीं आ जाता उसको हम अप्रूव नहीं करेंगे। तो बाद में फिर फाइनल 2 साल के बाद अप्रूव हुआ। अहमद साहब, आपको वज़ीर आज़म के इस बयान से कोई ऐसा तासुर मिल रहा है कि, और जो कि एक गैर यकीनी एक अनसर्टेनिटी प्रिवेल ऑलरेडी कर रही है कि इलेक्शंस का इनकाद अपने वक्त पर होंगे कि नहीं, सवालात उठ रहे, आपको लग रहा है कि इस बयान के कॉन्टेक्स्ट में भी, इसके तनाजुर में भी अगर देखा जाए तो इलेक्शंस के आगे बढ़ने के खदशात और जोर पकड़ गए? इसके बारे में देखिए, खदशात तो पहले भी थे और अब थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में मोहतात होते हुए हमें इंतज़ार करना चाहिए कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में क्या फ़ैसला होता है, क्योंकि ऐन मुमकिन है जो दूसरी बात हो कि आप नई मरदमशुमारी के मुताबिक इंट्रा प्रोविंशियल तो तब्दीलियां कर लें, लेकिन प्रोविंसेस के अंदर तब्दीलियां ना करें। उसका इसमें वज़ीर आज़म साहब की बात दुरुस्त भी हो जाएगी और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात भी रह जाएगी। तो इसलिए देखना चाहिए कि वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग कब होती है और उसमें क्या फैसला होता है। मेरे ख्याल में तो उन्होंने दूसरी बात ये भी कही थी कि हम ये नहीं चाहते कि इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हो। बिल्कुल ऐसे ही करना चाहते हैं। तो शायद मेरा दिल कहता है कि ये दूसरी बात है कि वो इंट्रा प्रोविंशियल तब्दीलियां कर लेंगे, लेकिन प्रोविंशियल जो एलोकेशन है उसमें तब्दीली नहीं करेंगे। राइट। अहमद साहब, आपकी इजाज़त से मैं मजीद आपका थोड़ा वक्त चाहूंगी, लेकिन आपकी इजाज़त से एक मुझे छोटी शामिल करनी है ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पिलडैट के सरबरा अहमद बिलाल महबूब साहब, जिनसे ब्रेक से पहले नई मरदमशुमारी से मुताल्लिक ही गुफ्तगू हो रही थी। अहमद साहब, ये भी ज़रा नाज़रीन को समझा दीजिएगा कि अगर नई मरदमशुमारी और पुरानी मरदमशुमारी पर चलते हुए क्या फ़र्क पड़ जाना है? देखिए, जो फ़र्क पड़ना है वो तो कुछ सीटों की कमी और बेशी होगी सूबों के दरमियान इस मौके पे। वैसे तो मरदमशुमारी के असरात आपकी जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनकी एलोकेशन पे भी पड़ता है, लेकिन वो इस वक्त तो नहीं है। वो तो उसके लिए तो नई असम्बली आएगी और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ये नया मरदमशुमारी अप्रूव हो जाएगी, तो उस वक्त भी हो सकती है। फौरी तौर पे तो इसका कोई असर नहीं होना। तो फौरी तौर पे इस वक्त जो असर होना है वो सिर्फ इतना है कि कौमी असम्बली की जो नशिस्तें मुख्तलिफ सूबों को एलोकेट की गई हैं वो कहीं कम और कहीं ज़्यादा हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि किसी सूबे की आबादी बढ़ी है या कम हुई है। मिसाल के तौर से जो प्रोविजनली कुछ चीज़ें रिलीज़ हुई थी उसमें बलूचिस्तान की आबादी बड़ी कंसिडरेबल बढ़ गई थी, 78% कंपेयर टू 2017 सेंसस। तो अगर वो दुरुस्त मान लिया जाए तो इसका मतलब यह है कि बलूचिस्तान की जो नशिस्तें इस वक्त 16 हैं कौमी असम्बली की, वो 23 हो जाएंगी उस निस्बत से। तो इसका मतलब है ये फ़र्क पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा की नशिस्तें कुछ कम हो जाएंगी, 2 या 3। पंजाब की सबसे ज़्यादा कम होंगी, गालबन 5, और सिंध की गालबन बढ़ जाएगी 1 या 2। तो ये फ़र्क पड़ेगा। इस्लामाबाद की गालबन तब्दील नहीं होगी, वो 3 की 3 रहेंगी। तो ये फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अभी मेरे पास चूँकि फाइनल नादशुमार नहीं है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो दरमियान में कुछ रिलीज़ हुए तो उसकी बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ। राइट।
ये फर्क पड़ेगा कि सूबों की नशिस्तों में कमी बेशी हो जाएगी, जो मैं समझता हूं कि अहम तो है लेकिन क्रिटिकल नहीं है कि इस बुनियाद पे आप कहें कि इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए। वो भी 4-6 माह। और मंजूर वसान, तो अहमद साहब बहरत की बात है, मंजूर वसान साहब की पेशगोई तो कह रही है कि 2 साल तक ये आगे इसके इम्कानात मौजूद हैं कि 2 साल तक मुलतवी हो सकते हैं। बहरहाल अहमद साहब, मैं आपके कॉमेंट इस हवाले से भी चाहूंगी। आप देख रहे हैं पार्लियामान की जो प्रोसीडिंग्स नजर आ रही हैं, 4 दिनों के अंदर जिस तरह से उजलत में ये जो बिल्स पास किए जा रहे हैं, कोई 53 से 55 के करीब जो है वो बिल्स मंजूर हो गए हैं। अब आप क्या अखज़ करते हैं इससे इतनी जल्दी में, और ये क्या तासुर दे रहा है? माजी में कभी ऐसी कोई हमारे पास नज़ीर मौजूद है कि असेंबली की मुद्दत मुकम्मल होने से चंद रोज कबल तक इतनी स्पीडी वे में इतनी तेज रफ्तारी के साथ बिल्स मंजूर किए जा रहे हो? देखिए, हमारा इदारा पिल्डैट ये पिछले 19 साल से हम ये डाटा इकट्ठा कर रहे हैं कि ये कानून साजी हर साल कितनी होती है, किस पीरियड में होती है, किस पार्लियामेंट ने ज़्यादा की है। तो जो एवरेज है पिछले 19 साल का, वो एक साल में 29 बिल पास होते हैं असेंबली के अंदर। और इस वक्त जो आपने बताई है फिगर 50 के करीब, यह आप अंदाज़ा लगा लें कि वो उससे कितनी ज़्यादा है। और पिछली किसी असेंबली के अंदर इस मुद्दत के अंदर, यानी आखिरी 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर इस कदर कानून साजी नहीं हुई। और वैसे भी इस असेंबली के अंदर रिकॉर्ड कानून साजी हुई है। कोई पिछली जो असेंबली थी उसके अंदर 192 का रिकॉर्ड था, इसके अंदर को 250 के करीब बिल मेरे ख्याल में पास होंगे। 210 212 तो पहले ही हो चुके हैं, तो अब ये 50 एक शामिल कर लें तो 250 के करीब बिल होंगे, तो जो कि अच्छी बात है। ज़्यादा कानून पास करना बुरी बात नहीं है, लेकिन इस उजलत में पास करना और कमेटियों को ना भेजना और बहस भी ना करवाना और अपने इत्तेहादियों के साथ भी मशवरा ना करना, ये इंतहाई खतरनाक है। अहमद साहब, आपको लगता है ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया जा रहा? नहीं किया जा रहा, और इसीलिए आज असेंबली में दूसरी बार हुकूमत को बहुत खिफ़त का सामना करना पड़ा जब सेनेट ने इसको जो बिल पेश हो रहा था उसको पेश ही नहीं होने दिया, और फिर वो चेयरमैन साहब ने कमेटी को भेज दिया। जी हाँ, बिल्कुल। और इत्तेहादियों की जानिब से भी आज रज़ा रब्बानी साहब की भी आप तकरीर सुन रहे होंगे, उन्होंने तो बिल जो है उसकी कॉपी को फाड़ दिया और बड़ी स्ट्रांगली इस चीज़ को अपोज किया। और आपने दुरुस्त कहा कि कमेटी और इस पर बहस एटलीस्ट होने की ज़रूरत थी, बट लाइक आई मेंशन 4 रोज़ के अंदर अहमद साहब 54 के करीब ये बिल मंजूर किए जा रहे हैं। और इसके ये भी इस हवाले से कहा जाता है कि मतलब इतने सारे बिल्स को तो पढ़ने के लिए भी एटलीस्ट 15 रोज़ जो है वो दरकार हो जाएंगे। लेकिन आपके ख्याल में ये जो गुज़िश्ता रोज़ भी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट तरमीमी बिल कौमी असेंबली से मंजूर हुआ था, और जो आज जिस तरह आप मेंशन भी कर रहे हैं कि आज कमेटी को भेजा गया, इसमें बड़ी परेशान कौन जो इसकी शिक नजर आती है, क्लॉज नजर आता है, वो तो जिस तरह से एजेंसीज को जो अथॉरिटी दे दी गई है, एक ब्लैंकेट पावर दे दिया गया है कि किसी के घर की भी तलाशी या किसी शख्स की भी तलाशी जो है वो विदाउट वारंट्स ले ले। कितना अलार्मिंग है अहमद साहब आपके ख्याल में ये बात? और क्या सियासतदानों को, क्या पार्लियामेंटेरियंस को, हमारे लेजिस्लेटर्स को इस बात का इदराक नहीं है? क्योंकि ये माजी के खुद भी डसे हुए हैं, तो ये खुद विक्टिम नहीं बन जाएंगे मुस्तकबिल में इसके? जी बिल्कुल बन जाएंगे, और इसीलिए मैं समझता हूं कि जिन चंद लोगों ने खड़े होकर आज इसकी मुखालफत की और खुद हुकूमती बेंचों से, PMLN के अंदर से भी और उनके इत्तेहादियों की तरफ से भी उनको सलाम पेश करना चाहिए कि उन्होंने इसको अनचैलेंज नहीं जाने दिया। अगरचे मैं समझता हूँ कि कौमी असम्बली के अंदर भी लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए था। ये ख़तरनाक बिल है। वैसे तो ये कोई पार्लिमानी तौर पे अच्छी तरीके की बात नहीं है कि किसी बिल को आप फाड़ दें, लेकिन मैंने जो मुसवदा इसका देखा है, गालिबन मेरा दिल ये कहता है कि इसी लायक है कि इसको रज़ा रब्बानी साहब ने जो किया वो दुरुस्त किया। राइट। और आपके ख्याल में अहमद साहब, गुज़िश्ता रोज़ यूनिवर्सिटीज़ के भी हवाले से बड़े बिल सामने आए, यूनिवर्सिटीज़ के क़याम के हवाले से राना तनवीर साहब ने उस पर उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश किया कि 26 नई यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से बिल्स जो है वो पेश किया जाना, मंजूर होना, ये इट्सेल्फ एक अलार्मिंग बात नहीं है जब ऑलरेडी इतनी एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं जिनका मयार बेहतर करने की ज़रूरत है, और हम नई यूनिवर्सिटीज़ और इतने जल्दी में इसको लेकर आ रहे हैं बगैर सोचे समझे मेरे ख्याल से?
राना तनवीर साहब को मेरे ख्याल में तशवीश से ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत थी। वो वज़ीर तालीम है, ये उनका महकमा था, उनके डोमेन के अंदर ये कानून पास हो रहे हैं, उनको मौजूद होना चाहिए था उस दिन। उनका तशवीश का काम तो हम जैसे पावरलेस लोगों का काम है कि वो करें, उनको रोकना चाहिए था। वो अब बाद में तशवीश का इजहार कर रहे हैं जब कौमी असम्बली से पास हो चुके हैं और अब सेनेट में पास हो रहे हैं, तो उनको सेनेट में जाके रोकना चाहिए, उसे एहतमाम करना चाहिए, अपनी पार्टी को मोबिलाइज करना चाहिए कि उसको रोके। वो तो बहुत ही शर्मनाक से बिल है। देखिए ये तारे इस वक्त एक इंडस्ट्री बन गई है, उससे लोग पैसे कमाते हैं। तो ये सारे मेंबर्स ने अपने वस्त्र और सूख को इस्तेमाल करते हुए ये जो बिल पास कराए हैं, मैं नहीं कह सकता एक आध एक्सेप्शन भी होगी, ये मोस्टली तो इस किस्म की नीयत लगती है कि इससे पैसे कमाए जाए, क्योंकि 16 बिल उसमें से वो हैं जो सुबह उन्होंने उसी वक्त तैयार किए और उसी वक्त सबमिट कर दिए और फिर उसको अपने असर और सूख से मंजूर करा लिया। उसकी तो हायर एजुकेशन कमीशन की बहुत सी रिक्वायरमेंट्स है, वो भी पूरी नहीं हुई। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि इस तरह के बिल पास हो जाए। राना तनवीर साहब को उसको रोकना चाहिए, तशवीश का इजहार काफी नहीं है। तशवीश के इजहार से ज्यादा आपने कहा कि उनको वो इकदामात करने की जरूरत थी, इससे ज्यादा बढ़ के आगे काम करने की जरूरत थी। अहमद साहब, मैं 2 सवाल और मजीद आपसे, जो गुज़िश्ता रोज पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया, क्या मौजूदा हुकूमत, चूंकि इलेक्शन ईयर में तो हमेशा रिलीफ का सोचा जाता है, कल इससे एक ये भी इंप्रेशन मिला, तासुर ये पैदा हुआ कि इलेक्शन शायद इनसाइड इनको नजर ही नहीं आ रहे या ताखीर का शिकार होने जा रहे हैं। आपको लगता है ये अवाम में जो मायूसी और जो अवाम जिस बर्डन का इस वक्त शिकार है, महंगाई तले जिस तरह दबी हुई है, वो वाकई में इलेक्शन के उस अमल पर उस तरह से एतमाद रखेगी? देखिए ये मैं समझता हूं कि इस हुकूमत के पास ये लेसर इवल था। बड़ा इवल तो ये था कि वो फिर डिफॉल्ट होने देते पाकिस्तान को। तो अब उनके पास इन 2 में से एक चॉइस थी। अगर डिफॉल्ट हो जाता तो फिर इन लोगों का जो अंजाम होता वो तो साफ जाहिर था, लेकिन अब डिफॉल्ट से बच गए हैं, ये भी मुश्किल है। तो जिसे कहते हैं ना डेविल इन द डीप सी वाली सिचुएशन है, तो इन्होंने इसको इख्तियार किया है। इसका जाहिर है इनको कीमत तो अदा करनी पड़ेगी, लेकिन बहरहाल ये इनकी चॉइस थी, हुकूमत में है, इनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। ये तो उस वक्त की चॉइस थी जब इन्होंने हुकूमत कबूल की थी। तो क्यों कबूल की थी? इन्होंने खुद की थी ना, किसी ने ज़बरदस्ती तो नहीं की थी। अब जाहिर है उसकी कीमत ये अदा कर रहे हैं। अब इनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा इलेक्शन कैंपेन के अंदर। अगर ये कम्युनिकेट कर पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे, लोगों को बता पाएंगे कि दूसरा जो रास्ता था वो और भी ज़्यादा भयानक होता, तो फिर ठीक है, शायद लोग इनकी बात मान लें। लेकिन ये आपकी बात दुरुस्त है कि इनके लिए बहुत मुश्किल रास्ता है। और अहमद साहब, जहां पर एक जो पॉपुलर जमात है उसके साथ जो कुछ हो रहा है या उसके लीडर के साथ जो कुछ हो रहा है, जितने केसेस वो भुगत रहे हैं, एक वोट बैंक है, और दूसरी तरफ ये तमाम सियासी जमातें जो कि अनपॉपुलर ऑब्वियसली डिसीजंस ले रही हैं। और आपने जिस तरह से कहा, ये भी कहते थे कि जी हम रियासत को हमने तरजीह दी, रियासत बचाई, मुल्क बचाया, और अपने वोट बैंक की, अपनी सियासत की परवाह नहीं की। आपको लगता है कि ये अवाम के लिए कन्विंस कर सकेंगे, अवाम को एतमाद में ले सकेंगे, और अवाम के हवाले से वो जो टर्नआउट पे बात आ रही है कि वो परहैप्स इतने डीमोटिवेटेड हो सकते हैं कि शायद वो, और चूंकि मैं भी कल अहमद साहब लोगों में जाके मैंने इंटरैक्ट किया और मैंने पूछा कि ये पेट्रोल की कीमतों से या महंगाई से वो बेहद मुतासर हो रहे हैं, तो कुछ लोगों का तो कहना ये है इस बात के हवाले से कि हम शायद वोट ही ना दें इलेक्शंस में। जी, वोट ना देने का फायदा इन्हीं लोगों को होगा, अक्सर मुस्लिम लीग नवाज और उनके इत्तेहादियों को होगा, मेरा इम्प्रेशन ये है। लेकिन ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि किस तरह कम्युनिकेट करते हैं। इमरान खान साहब अपनी बात जो है बहुत मुश्किल हालात पे भी बहुत अच्छी तरह कम्युनिकेट कर लेते हैं। लोग उनकी बात को फिर मान लेते हैं, उसे बाय कर लेते हैं। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी है कि आप अपने हक़ाइक़ किस तरह लोगों के सामने और कितनी इफेक्टिवली आप कम्युनिकेट करते हैं। तो ये देखने की बात है कि अगले इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये बात को किस तरह कम्युनिकेट कर पाते हैं और उनके मुकाबले में कौन सा बयानिया होता है। सो किस तरह से ये अपने वोटर्स तक ये और आवाम तक ये बात कम्युनिकेट करते हैं। अहमद साहब, लास्ट जवाब इस हवाले से दे दीजिए कि हमने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब से गुज़िश्ता हफ्ते इंटरव्यू में सवाल किया था कि आया कि असम्बली की मुद्दत मुकम्मल होने में कोई लीगल ऑब्स्टिकल मौजूद है, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कोई लीगल ऑब्स्टिकल मौजूद नहीं है, लेकिन बावजूद इसके हुकूमत प्लान कर रही है कि कबल अज़ वक्त असम्बली तहलील
कर दी जाए, क्योंकि वो परहैप्स उन्होंने कहा कि भाई पर्सनल उनकी चॉइस ये है कि मौसम बेहतर हो, गर्मियों की जो कैंपेनिंग है वो बड़ी मुश्किल होती है, टर्नआउट भी कम होता है। आपको लगता है अपनी पॉलिटिकिंग के लिए या अपनी सियासी चॉइसेस के लिए एक स्ट्रेटेजिक उन्होंने कहा था स्ट्रेटेजिकली यूजफुल है हमारे लिए कबल अज़ वक्त तहलील करना, ये वाकई में ऐसा होना चाहिए? मतलब ये रिवायत जो है वो ऐसी सेट होनी चाहिए? देखिए, ये वो इनकम्बेंसी का एक फायदा है, यानी ये जब आप हुकूमत में हो तो आपको एक फायदा है जो लेजिटिमेट है आपको, क्योंकि आप अपनी मर्जी से जब चाहें इसको डिसॉल्व कर सकते हैं। ये पार्लिमानी जमहूरियत का एक ऐसा फीचर है जो तकरीबन हर जगह पे मौजूद है, तो ये उनको हक हासिल है। अगर उनको इसका एडवांटेज होता है तो एक लेजिटिमेट है उनका एडवांटेज लेना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन बहरहाल उनको यह हक पहुंचता है कि अगर वो समझते हैं कि 90 रोज उनको हेल्प करते हैं तो वह 90 रोज के लिए कर लें। इसमें कानूनी और आईनी तौर पे उनके लिए कोई रुकावट तो नहीं है। और यही हक अहमद साहब लेजिटिमेटली इनको भी, तहरीक इंसाफ को भी हासिल था जब उन्होंने दोनों सूबों को कबल अज़ वक्त तहलील किया उसकी असेंबलियां। जी जाहिर है उनको भी हक हासिल था। मेरे ख्याल में उन्होंने उसको अपने डिसएडवांटेज में इस्तेमाल किया, नहीं करना चाहिए था। उनको असेंबलियों से रिजाइन करने का भी हक था, वो भी उन्होंने किया। मेरे ख्याल में वो भी गलत किया, लेकिन ये मेरी ज़ाती राय है। लेकिन ये अब इस मौके पे डिसॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल में ये इनको इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि इनके कुछ लीगल इश्यूज हैं, इनके लीडरशिप के कुछ इश्यूज हैं, और ये महंगाई का जो इम्पैक्ट है इसको शायद कुछ भुलाने में कुछ उनको मदद मिले और वक्त दरकार होगा। राइट, थैंक यू सो मच अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। अहमद बिलाल महबूब साहब इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक थे, सरबराह पिलडैट। और इसी के साथ ही हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद बात करेंगे ये जो डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन का जो मलबा है और जो ये चार्ज है। आज वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब साहिबा कह रही थी कि अब ये मीडिया हाउसेस की जिम्मेदारी है, ये किस तरह से हो सकेगा और मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन को किस तरह से डिटर्मिन किया जाएगा, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। आज पेमरा ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट बिल 2023 कौमी असम्बली से मंजूर कर लिया गया और जनाब मरियम औरंगजेब साहिबा वफाकी वजीर इत्तलात, उन्होंने कहा मिस इन्फॉर्मेशन और ये जो डिसइंफॉर्मेशन है इस पर मीडिया को अपनी जिम्मेदारियां निभाना होंगी। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन के हवाले से इस बिल में जो बात लिखी गई है कि डिसइंफॉर्मेशन मींस वेरीफाइबली फॉल्स, मिसलीडिंग, मैनिपुलेटेड, क्रिएटेड और फैब्रिकेटेड इंफॉर्मेशन व्हिच इज डिसेमिनेटेड और शेयर्ड विद द इंटेंशन टू कॉज हार्म टू द रेपुटेशन ऑफ और टू हरास एनी पर्सन फॉर पॉलिटिकल, पर्सनल और फाइनेंशियल इंटरेस्ट और गेन्स विदाउट मेकिंग एन एफर्ट टू गेट द पर्सन's point of view or not giving it proper coverage and space, but does not include misinformation। पे misinformation की भी उन्होंने कहा verifiable false content और information that is unintentionally disseminated or shared। ये किस तरह से डिटर्मिन होगी और क्या ये मीडिया पर ये जिम्मेदारी डाल देनी चाहिए? क्योंकि काफ़ी कुछ तो ज़राए से खबरें पहुंचती हैं, हुकूमती ज़राए भी खबरें दे रहे होते हैं, बाद में वो खबर गलत साबित होती है, तो इस पर कौन लाइबल ठहराया जाएगा, कौन अकाउंटेबल ठहराया जाएगा, इस हवाले को होगी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वीर ऑनर्ड, हमें वक्त दे रहे हैं उसामा खिलजी साहब, डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, डायरेक्टर एट बोलो भी। उसामा साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। उसामा साहब, सबसे पहले तो इस बिल के हवाले से, चूंकि मुझे याद है आप लोग ने बड़ा स्ट्रांगली पीका जब 2016 में जो बिल लेकर आया गया था, उस हवाले से भी उसकी बड़ी मुखालफत की गई थी और उसको अपोज भी किया था। ये जो गवर्नमेंट जिस तरह से ये ड्रैकोनियन लॉज लेकर आ रही होती हैं, बिल्स लेकर आ रही होती हैं, हमेशा कहा जाता है कि जी ये कौमी मफाद में एक कदम इसको कंसिडर किया जाए, ये कौमी मफाद में एक और कदम है। लेकिन इसके तहत आप समझ रहे हैं ये पेमरा ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट बिल 2023 जो आज कौमी असम्बली से पास हुआ, ये भी उन्हीं ड्रैकोनियन लॉज का तसलसल है जो कि अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है? जी बिल्कुल अलीना, आपने दुरुस्त फरमाया। और इसमें हम यही देखते हैं कि एक पूरा ट्रेंड चलता जा रहा है काफ़ी कुछ सालों से। कोशिश यही है कि आप जो नैरेटिव्स हैं, जो डिसेंट है और जो क्रिटिसिज्म है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है रियासत और हुकूमत की तरफ से। और आपने जिस तरह कहा कि अक्सर जो डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन है, वो तो स्टेट की तरफ से ही आ रही होती है, गलत झूठे इल्जामात आ रहे होते हैं। और जब आप सबसे जो बुनियादी बात है वो ये है कि जो हमारे आइन का आर्टिकल 19 है वो
प्रेस फ्रीडम को गारंटी देता है। और जो जमहूरियत का जब आप तसलसल देखते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि आपका जो पार्लियामेंट है वो इंडिपेंडेंट है, जो एग्जीक्यूटिव हुकूमत है वो इंडिपेंडेंट है, जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, और इसमें मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट कहा जाता है। और मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही यही है कि जो दीगर 3 आर्म्स ऑफ द स्टेट है उनको आप अकाउंटेबल ठहराएं, उन पे आप सवालात उठाएं और उन पे आप रिपोर्टिंग करें ताकि अवाम तक जो ये मालूमात है इनकी रसाई हो। और इसके लिए आर्टिकल 19A भी बनाया गया हमारे आइन में जो राइट टू इंफॉर्मेशन का हक देता है। इसमें अगर आप देखते हैं, अगर एग्जीक्यूटिव जो है एक कदगन लगा देता है मीडिया पे तो मीडिया की फ्रीडम को आप वायलेट कर रहे हैं। और इसमें आप कौन डिटरमिन करेगा कि कौन सी खबर सच है और क्या झूठ है? हमने जो पिछले कुछ सालों में ये देखा है, हमें यही नजर आया है कि जो सच खबरें होती हैं जो क्रिटिसाइज करती हैं रियासती पॉलिसीज को, उनको जो है फेक न्यूज या मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्रेडिशन स्टार्ट किया था और इसका मकसद ये होता है कि आप मीडिया को डीलेजिटिमाइज करें ताकि अवाम जो है उनकी बातों पे यकीन ना रखे और स्टेट अपना प्रोपेगेंडा और अपना जो उनका वो नैरेटिव होता है उसी को पुश करता जाए। तो ये जो है हमारी जमहूरियत और बुनियादी हुकूक के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक है। और मैं शॉक्ड हूँ कि पीडीएम हुकूमत जो है कितना जो है फ्रीडम्स हमारे और जो हमारे बेसिक राइट्स हैं उनको गिव अप करती जा रही है। इवन दो जब पीटीआई हुकूमत में थी तो इनकी आवाजें जमहूरियत और हुकूक के लिए सबसे ज्यादा बुलंद। बिल्कुल, बट उसामा साहब, आपको लगता है आज मरियम औरंगजेब साहिबा शुक्रिया भी अदा कर रही थी उन तमाम मीडिया वर्कर्स का जिसने इस बिल के हवाले से, वो कह रही है, बड़ी मशावरत की गई और मीडिया हाउसेस की तरफ से बड़ी हिमायत भी हासिल रही। आपको लगता है कि इस बिल की वाकई में कोई हिमायत कर रहा होगा? मेरे ख्याल से काफी ऑपोजिशन है। और लीना, आप इसका जवाब खुद देख सकती हैं, आप एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से हैं, आप एक एंकर हैं, क्या आपसे कुछ पूछा गया इसके बारे में, आपका फीडबैक मांगा गया और क्या आपने इसको अप्रूव किया है या नहीं? तो एक नैरेटिव भी बनाया जा रहा है। मेरे ख्याल से एक शॉर्ट साइटेड मूव है। ये जो करंट हुकूमत है इनको ये देखना चाहिए कि कल को अगर ये हुकूमत में ना हुए तो इनके खिलाफ भी इस किस्म के कानून इस्तेमाल किए जाएंगे। और ये हमने माजी में भी यही देखा है, पीएमएलएन पीका भी लाई और पीका को इनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। अभी ये पीका को भी और तरमीम करने की कोशिश कर रहे हैं इसी तरह मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन को डाल के, ताकि जो नैरेटिव्स हैं उनको कंट्रोल किया जाए। लेकिन इनको ये याद रखना चाहिए कि जमहूरियत में लोग चीजें नहीं भूलते हैं। जो वोट आपके खिलाफ अगली इलेक्शन में या उसके बाद इलेक्शन में आया, ये कवानीन उधर ही होंगे और इन कवानीन का फिर आपके खिलाफ जो है इस्तेमाल किया जाएगा। जिस तरह आजकल सियासी मुखालिफिन को मद्देनजर रखते हुए ये इस तरह के कवानीन ला रहे हैं, लेकर आए जा रहे हैं पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को। बिल्कुल राइट। लेकिन उसामा साहब, मुझे ये भी जरा समझा दीजिए, एक जो ये जो डिसइंफॉर्मेशन की कैटेगरी है इस बिल के हवाले से, जिसकी मैंने डेफिनेशन बयान भी की, लेकिन इसी का जो लेटर हाफ है वो कहता है कि किसी भी जो है यहाँ पे जैसे विदाउट मेकिंग एन एफर्ट टू गेट अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू और नॉट गिविंग इट प्रॉपर कवरेज एंड स्पेस बट डज नॉट इंक्लूड मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन की कैटेगरी है। विदाउट मेकिंग एन एफर्ट टू गेट अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू, आपको पता है कुछ लोगों पर पाबंदी है मीडिया और पेमरा की जानिब से क्लियर डायरेक्टिव्स हैं। ऑल्दो वफाकी वजीर इत्तलात ने कहा कि हुकूमत की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन बगैर उनके व्यू लिए आपको लगता है कि कोई नैरेटिव जो है वो प्रेजेंट किया जा सकता है और इस पर हुकूमत को मतलब परेशान नहीं होना चाहिए? या वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो तकारीर कर रहे होते हैं अपने ओपोनेंट के हवाले से, आपको पता है ज्यादातर जो है वो इल्जामात भी होते हैं और इल्जामात ही नजर आ रहे होते हैं, तो उस पर किसको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा? ये आपने सही कहा, ये शिक तो हुकूमत के खिलाफ ही जाती है। लेकिन इसमें हमें यही नजर आता है कि जो सेंसरशिप है वो एक डिसइंफॉर्मेशन का फॉर्म है, क्योंकि जब आप किसी की आवाज को सेंसर करते हैं तो आप सच को रोक रहे होते हैं कि वो पब्लिक रियल में आए और इससे जो है फिर इंफॉर्मेशन की इंटेग्रिटी इम्पैक्ट होती है। तो सेंसरशिप की वजह से गलत खबरें और ज्यादा फैलती हैं क्योंकि आप दूसरे का मौकफ ही आगे आने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप उन पे कदगन लगा देते हैं। जिस तरह हमने देखा है काफी चैनल्स भी पूरे बंद हो चुके हैं माजी में, क्योंकि वो चैनल इस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं जो हुकूमत को पसंद नहीं आती है।
तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ज्यादा डेंजरस ट्रेंड है और हुकूमत इसमें बिल्कुल सच नहीं कह रही, क्योंकि पेमरा पे इन्हीं की तरफ से दबाव आता है कि आप इन लोगों को जो है चुप करें। और पहले हमने देखा था नवाज शरीफ, जरदारी, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज साहिबा, इन सब की पे आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते थे। आजकल आप इमरान खान साहब के ऊपर रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। एक सर्कल नजर आ रहा है और जिससे ये बाहर नहीं निकल पा रहे हर हुकूमत में। और हर हुकूमत के लिए एक बड़ा ही सबसे आसान टूल होता है मीडिया की आवाज बंद करना, मीडिया को ब्लैकआउट करना, मीडिया वर्कर्स पर जो है वो प्रेशर या दबाव डालना। थैंक यू सो मच उसामा खिलजी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद है डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट डायरेक्टर बोलो भी उसामा खिलजी साहब, जिन्होंने कहा कि एक शॉर्ट साइटेड मूव नजर आ रही है मौजूदा हुकूमत की जानिब से। और नॉर्मली इस किस्म की मूव से जो इम्प्रेशन है और जो वाकई में जो इम्प्रेशन को मजीद वो जोर पकड़ता है कि जब अपने ही पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के लिए इस किस्म के बिल्स और इस किस्म की लेजिस्लेशंस करके वो तासुर को तूल दे देती है हुकूमत खुद ही अपने हाथों। और सबसे आसान टूल उनके लिए यही होता है मीडिया पे। तमाम जो मलबा है वो मीडिया पे नजर आता है। और आज भी वफाकी वजीर इत्तला जनाब मरियम औरंगजेब साहिबा ने जिस तरह से कहा कि ये अब मीडिया की ही जिम्मेदारी है, मीडिया हाउसेस की, कि वो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के हवाले से अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। प्रोग्राम की टीम अलीना शिकी को इजाजत दीजिए। अल्लाह।